हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र करते समय जब हम सऊदी अरेबिया में एक कंपनी से दूसरे कंपनी अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सारे प्रोसेस के दौरान हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ फीस रहता है जो पे करना रहता है। मोस्टली ये अब तक जो 9 तारीख से 9 जून से पहले जिनका ट्रांसफ़र हुआ था वो सारे फीस जो नई कंपनी है जिसमें हम ट्रांसफ़र होके जाते थे वही पे करते थे। लेकिन 9 जून के बाद जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है उसके बारे में एक नया अपडेट आया था। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा है, उसी को थोड़ा सिंपल वे में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे सेम सवाल पूछा है इसके बारे में। तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से फीस होते हैं। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, जो पहला फीस होता है वो होता है ट्रांसफ़र फीस, जो नया कंपनी पे करता है अफसर में। एक बार वो ट्रांसफ़र फ़ी पे कर दिया, इसके बाद में वो आपका इंश्योरेंस बनाएगा, इंश्योरेंस का फ़ी पे करेगा, वर्क परमिट का फ़ी पे करेगा, इकामा रिन्यूअल का फ़ी पे करेगा। 4 फीस जो है वो होता है पे करने के लिए। उसके अलावा जो पेनल्टीज है, अगर इकामा एक्सपायर हो गया और 3 दिन से ज़्यादा हो गया है तो पर ईयर का 500 रियाल फ़ी लगता है, वो भी नया कंपनी पे करता था 9 जून से पहले। लेकिन 9 जून के बाद जो ट्रांसफ़र हुआ है जिन लोगों का, उनमें चेंजेस क्या आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है यहाँ पे, जब सऊदी अरेबिया में किसी का इकामा एक्सपायर हो जाता है और कंपनी रिन्यू नहीं करते तो मोस्टली वो ईजी रहता है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेने के लिए, क्योंकि उस केस में जो पुरानी कंपनी है उनका अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इकामा एक्सपायर होने के कई दिन बाद वो ट्रांसफ़र करते हैं अपना स्पॉन्सरशिप एक कंपनी से दूसरे कंपनी। क्या पता उनको जॉब नहीं मिल रहा होता है, कुछ 6 महीना 1 साल बाद उनको जॉब मिलता है, तब वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो 9 जून से पहले क्या होता था, जितने भी फीस है वो पुरानी कंपनी को पे करने पड़ते थे। जो 1 साल पुराना जो इकामा रिन्यू नहीं हुआ है उसका पेनल्टी भी पे करना पड़ता था वो नई कंपनी को। 1 साल जो इकामा रिन्यू नहीं हुआ है उसका भी फ़ी जो 8-9 हज़ार रियाल है वो पे करना रहता था, सारे उनको पे करने रहते थे। लेकिन अब ये नया अपडेट के बाद में जो पुराने फीस है जितने भी वो पुराने कंपनी को ही पे करने रहेंगे, नए कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा। ये बात तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो उनका गलती है उसके लिए नया कंपनी क्यों पे करे। इससे एक चीज़ अच्छा ये हुआ है वर्कर लोगों के लिए, कई बार वो नया कंपनी विलिंग नहीं रहता था, वो कई बार कंफर्टेबल नहीं रहता था फ़ी पे करने के लिए, क्योंकि 2 साल का अगर इकामा एक्सपायर है मान लीजिए किसी का, तो 15-16 हज़ार रियाल नया कंपनी को पे करना रहता था। तो वो जो डिस्प्यूट था, अनवांटेड डिस्कशन था, वो हट गया है। अब वो नया कंपनी पे नहीं करेगा, पुराना कंपनी को ही पे करना है। जितने भी फीस है पेंडिंग फीस, मान लीजिए आज के दिन अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो आज से पहले जितने भी फीस आपके थे वो पुरानी कंपनी पे करेंगे। आज के बाद वाला जितना भी फीस है जो आज के डेट से लेके आगे का इकामा फीस, इंश्योरेंस फीस या फिर जो भी फीस है वो सारे आपके जो नई कंपनी पे करेंगे। और आज से पहले जितना फीस बचा हुआ था, इकामा अगर मान लीजिए 6 महीना एक्सपायर था तो 6 महीना का जितना फीस है वो पुरानी कंपनी पे करेंगे। जो 500 रियाल इकामा रिन्यूअल का है वो पे करेंगे। वो बाकी जितने भी पेनल्टीज है, जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट था वो सारे पुरानी कंपनी पे करेंगे। इसमें कोई नया कंपनी का लेना देना नहीं है। बस यही अपडेट था। इसमें कोई ट्रांसफ़र प्रोसेस में कोई नया चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है। और एक सवाल आप लोगों का ये भी था जो मैं इस वीडियो में जोड़ना चाहता हूँ कि कब कंपनी को पता चलता है कि भाई मेरा जो वर्कर है वो ट्रांसफ़र ले लिया है। और ट्रांसफ़र का दौरान क्या वो हमारा एग्ज़िट लगा सकता है, क्या हमें एब्सेंट फ्रॉम वर्क का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकता है, हमारे अगेंस्ट में आरोप लगा सकता है या नहीं। ये 2 कंसर्न है आप लोगों के। पहली बात तो ये कि उनको कब पता चलेगा, जब आपको क्यूबा में नए कंपनी के तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तब उनको पता नहीं चलेगा पुरानी कंपनी को। दूसरा, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्यूबा में नया कंपनी का रिक्वेस्ट, उनको पता नहीं चलेगा। जब वो आपका जो नया कंपनी है वो ट्रांसफ़र फ़ी पे कर देगा इकामा में और आपके अफसर में नया कंपनी का
जो नाम है वो रिफ्लेक्ट करने लगे तब उनको पता चलेगा पुरानी कंपनी को, उससे पहले पता नहीं चलेगा। ये बात को आपको भी ध्यान रखना है कि जब तक आपके जो नया कंपनी का नाम अपसेल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तब तक किसी को नहीं बताने का। जब रिफ्लेक्ट हो जाता है नया कंपनी का नाम तब आप ऑफिशियली अपने पुरानी कंपनी को नोटिफाई कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि जब ये ट्रांसफ़र के दौरान में क्या वो फाइनल एग्जिट लगा सकता है, क्या वो हरूप लगा सकता है? वो बिल्कुल नहीं लगा सकता है। आपका जो फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकता है। कब तक? जब तक आपका स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं होता है। ओके, कई लोग ये बता रहे थे कि जब हम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं और जब ये अंडर प्रोसेस रहता है, ओके, जब अपसेल में नया कंपनी का नाम नहीं लिखा होता है और ये प्रोसेस में रहता है, क्यूआर पोर्टल में रिक्वेस्ट भेज दिया रहता है और हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अंडर प्रोसेस रहता है। उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास में ये डेटा रहता है, जो आज आदमी अपडेट हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। उस केस में फाइनल एग्जिट नया कंपनी नहीं लगा सकता, ऐसे बताते हैं। लेकिन इसके बारे में मुझे इतना प्रैक्टिकली पता नहीं है। किसी के साथ मैं ऐसे लोगों से मिला नहीं हूँ जिसका ऐसा कंडीशन है। तो मुझे भी यही लगता है कि नहीं लगा पाएगा अगर दोनों सिस्टम, अगर क्यूआ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इंटीग्रेटेड है। बात करते हैं कि क्या हरूप लगा सकता है आपका? बिल्कुल, आपका कंपनी आपका हरूप लगा सकता है जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जब एक बार ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप चेंज हो जाएगा, आपके अपसेल में अगर नाम लिखा रहेगा तब आपका कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकता। ओके, आपके अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन करेगा भी तो वो इनवैलिड रहेगा। आपके पास इनफ एविडेंस रहेगा उसको काउंटर करने के लिए। तो ये था अपडेट, नया अपडेट। इसके साथ जो क्यूआ से रिलेटेड और भी बहुत सारे अपडेट्स थे। जो भी आपको जानना है सऊदी लेबर लॉ से लेके, एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए आप। उसमें थंबनेल में मैं कोशिश करता हूँ कि वही डेटा लिखूँ जो उसके अंदर में है। आप देख के सारे वीडियोस उसमें देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस है, मोर देन 50 वीडियोस है शायद सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।